आखिर इन दोनों देशों के बीच जंग खत्म क्यों नहीं होती? ऐसा भी क्या है इस जमीन में? या फिर ये जमीन किसको बिलोंग करती है? ये एशिया है और इसके वेस्ट साइड में ये इजराइल है, और ये जो छोटे पार्ट में एरिया दिख रही है ये फ़लस्तीन है। और यही एरिया 75 साल पहले ऐसी और उससे 75 साल पहले ऐसी दिखा करती थी। और आज के टाइम में फ़लस्तीन इन दो छोटे एरिया तक में सीमित रह गई है। और ये जो जेरूसलम के पास वाला एरिया है इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, और जो वेस्ट साइड में है उसे गाजा स्ट्रिप। ये जो गाजा वाला एरिया है इसमें आज के टाइम में लगभग 21 लाख लोग रहते हैं। इन 21 लाख लोगों के लिए ये जगह एक खुली जेल की तरह है। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? जितने भी बेसिक नीड्स होते हैं, खाना, पानी, बिजली, इन सभी चीज़ों में इजराइल का कंट्रोल है। אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. इजरायली गवर्नमेंट तो इन्हें इंसान भी नहीं मानती। उनका कहना है वो एनिमल्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. ये जो इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई है, या फिर ये कहें इन दो धर्मों के बीच के मसले, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। एंशिएंट इजिप्ट, ये जो नाइल रिवर की डेल्टा वाली रीजन होती है वहाँ पे एक एरिया हुआ करता था गोसेन। और ये जो एरिया होती है वहाँ पे एक कम्युनिटी रहा करती थी हिब्रू। और अभी के टाइम में ये जितने भी ज्यूस हैं ये इसी हिब्रू ट्राइब के वंशज हैं। उसी टाइम इजिप्ट के जो रूलर होते हैं वो इस एरिया को अपने अंडर ले लेते हैं, और ये जो हिब्रू ट्राइब के जितने लोग होते हैं उसे अपना स्लेव बना लेते हैं। इन लोगों पे बहुत ही टॉर्चर होता है और बहुत ही गंदे कंडीशन में इन लोगों से काम करवाया जाता है। और इसी टाइम के अराउंड इसी कम्युनिटी के एक परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। एक्चुअली था क्या, जो इजिप्ट के रूलर थे उनका ऑर्डर था कि कोई भी लड़का इस कम्युनिटी में जन्म लेता है तो उसे उसी वक्त मार दिया जाए। तो जिस लड़के का जन्म होता है उसकी माँ उसकी जान बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नाइल रिवर में छोड़ देती है। और वो टोकरी बहते बहते जो रूलर होते हैं इजिप्ट के, उनकी बेटी के पास पहुँच जाता है, और वही उस बच्चे की पालन पोषण करती है और उसका नाम मूसा रखा जाता है। एक बार होता क्या है, तब तक ये जो मूसा होते हैं ये बड़े हो गए थे। ये देखते हैं एक इजिप्शियन हिब्रू ट्राइब के एक व्यक्ति को बहुत ही बेरहमी से पीट रहा होता है। ये देखकर मूसा उस इजिप्शियन व्यक्ति को जान से मार देते हैं और इजिप्ट छोड़कर भाग जाते हैं। ये इजिप्ट वाले एरिया से निकलकर मेडियन के एरिया में पहुंच जाते हैं और वहीं पे एक पुजारी की बेटी से शादी कर लेते हैं और उन्हीं की भेड़ वगैरह चराया करते थे। इसी प्रकार एक बार वो सनाई के रीजन में एक पहाड़ी होती है, वहीं पे भेड़ चरा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक घास के ढेर में आग लग जाती है और वो आग से आवाज़ आती है जो मूसा के लिए होती है, इजिप्ट वापस जाओ और अपने लोगों को स्लेवरी से बाहर निकालो। ये सुनकर मूसा इजिप्ट जाते हैं और वहाँ के रूलर से बात करते हैं और कहते हैं मेरे भगवान ने कहा है ये जितने भी हिब्रू ट्राइब के लोग हैं उसे मेरे साथ जाने दिया जाए। पर जो इजिप्शियन रूलर होते हैं उनका कहना था कि मैं ऐसे कोई भगवान को नहीं जानता और मैं यहाँ से एक भी लोग को नहीं जाने दूंगा। पर उसके कुछ समय बाद ही उस पूरे राज्य में भुखमरी आ जाती है, लोग मरने लगते हैं, महामारी छा जाती है। और ऐसा भी था, नाइल रिवर की पूरी पानी खून की तरह लाल हो जाती है। ये सब देखकर जो रूलर होते हैं वो मूसा से माफ़ी मांगते हैं और उनके लोगों को उनके साथ जाने देते हैं। ये सारे लोग नाइल डेल्टा के रीजन से निकलते हुए रेड सी क्रॉस करके सनाई पेंसुला होते हुए केनान नाम की एक रीजन होती है वहाँ जाते हैं। ये जो रेड सी क्रॉस करने वाली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मूसा लीड कर रहे होते हैं इन लोगों को, और जब रेड सी क्रॉस कर रहे होते हैं तभी पानी दो हिस्सों में बढ़ जाता है और सारे लोग सी के फ्लोर होते हुए रेड सी क्रॉस करते हैं। ये जितनी भी स्टोरी मैंने अभी तक आपको बताई है ये जूडिज्म की रिलीजियस बुक ओल्ड टेस्टामेंट से ली गई है। उस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप जाकर एक बार देख सकते हैं। ये सारे लोग कनान वाले रीजन में आकर रहने लगते हैं,
लेकिन जो मूसा होते हैं उनकी डेथ हो जाती है इस एरिया में पहुंचने से पहले ही। ये जो कनान वाली रीजन थी ये आज के टाइम में इजराइल, फ़लस्तीन, लेबनान और जॉर्डन, सीरिया के कुछ एरिया हैं। और इस रीजन की भी एक मान्यता है, कहा जाता है कि ये जो ज़मीन है ये इनके गॉड ने इन्हें प्रॉमिस की है। इसको प्रॉमिस लैंड कहा जाता है। और आज के टाइम में आप किसी जूस से पूछेंगे तो इसके बारे में यही कहेगा। तभी जाके इस एरिया का नाम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ इज़राइल रख दिया जाता है। और तभी एक राजा होते हैं किंग डेविड, वो जेरूसलम को इसका कैपिटल बना देते हैं। इसी किंग डेविड के बेटे होते हैं सोलोमन, वही पहली बार जेरूसलम में मंदिर बनवाते हैं जिसे कहा जाता है फर्स्ट टेम्पल। फिर बेबीलोनियंस इस जगह पे कैप्चर कर लेते हैं और फर्स्ट टेम्पल तोड़ देते हैं, जेरूसलम जला देते हैं और जूस लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। उसके बाद इस जगह पे पर्शियन आते हैं और जो राजा होते हैं किंग साइरस, वो अलाउ कर देते हैं जूस लोगों को अपनी ज़मीन में वापस आने को। और यही राजा जेरूसलम को फिर से रिबिल्ड करते हैं और वहाँ पे सेकंड टेम्पल बनवाते हैं। फिर इस एरिया में रोम एम्पायर आती है और वो बहुत तबाही करती है। जूस लोगों को फिर भागना पड़ता है इस जगह से और सेकंड टेम्पल भी तोड़ देते हैं और इस रीजन का नाम भी चेंज कर देते हैं और इसका नाम पैलेस्टीना रख देते हैं और वही आगे चलकर फ़लस्तीन बन गई है। फिर ये एरिया मुस्लिम इन्फ्लुएंस के अंडर आती है और जूस लोग फिर से अलाउ हो जाते हैं इस एरिया में। ये आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ये गोल्डन कलर का साइनिंग डोम, इसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है और इसे भी मुस्लिम एम्पायर के अंडर ही बनवाया गया था। फिर अगले 200 सालों के लिए इस जगह पे क्रिश्चियन की डोमिनेंस होती है और इस बार जूस लोग फिर से मारे जाते हैं और उन्हें फिर से जगह छोड़कर भागना पड़ता है। आपने यहाँ पे एक पैटर्न नोट किया होगा, जब कोई क्रिश्चियन रूलर आता है वो जूस लोगों को देखना पसंद नहीं करता, वहीं कोई मुस्लिम रूलर थोड़ा सॉफ्ट रहता है इनके प्रति। इसके पीछे एक रीज़न है और ये जेरूसलम से भी जुड़ा हुआ है। और आज के टाइम में इन दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका एक रीज़न जेरूसलम भी है। दोनों देश क्लेम करते हैं कि जेरूसलम उनकी कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन करंट टाइम में ये एरिया यूएन के कंट्रोल में है। देखिए ये जो जेरूसलम है ये 3 धर्मों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। पहली है जूडिज्म, मैंने बताया ही आपको, फर्स्ट टेम्पल और सेकंड टेम्पल यहीं जेरूसलम में ही थी। अगर आज के टाइम में आप किसी जूइश से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि वो चाहते हैं तीसरी टेम्पल यहीं जेरूसलम में ही बने। Okay, because over here stood the first temple of King Solomon, over here is the second temple of King Herod, and I believe over here is going to be the third temple. दूसरी है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के लिए ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं जीसस क्राइस्ट, उनके जीवन का अधिकतर समय यहीं पे बीता है। एक्चुअली है क्या, जीसस क्राइस्ट का जन्म एक जूइश फैमिली में हुई थी और आगे चलकर वो अपने अलग थॉट्स देते हैं और उसको जो फॉलो करते हैं वो क्रिश्चियन कहलाते हैं। ये इसी प्रकार है जैसे गौतम बुद्ध एक हिंदू परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन वो आगे चलकर अपना अलग विचार देते हैं और उसे जो फॉलो करता है वो बुद्धिस्ट कहलाता है। जीसस क्राइस्ट को जहाँ पे क्रूसीफाइड किया गया था, यानी सूली पे चढ़ाया गया था, वो यहीं जेरूसलम के पास में ही है और ये जूइश लोगों के द्वारा ही किया गया था। इसलिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर इस चीज़ को लेकर गुस्सा था। तो जो भी क्रिश्चियन रूलर आते थे वो इस एरिया में जूइश लोगों को देखना पसंद नहीं करते थे। और तीसरी है इस्लाम। मक्का मदीना के बाद जेरूसलम का जो अलग सा मस्जिद है वो इस्लाम में तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है। कहा जाता है कि इस्लाम के जो आखिरी प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने अपना एक प्रेयर इसी मस्जिद में किया था। और ये जो रॉक ऑफ द डोम है, इसी के नीचे एक चट्टान है। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके पास एक उड़ने वाला घोड़ा था, वो उसी घोड़े में बैठकर इसी चट्टान के थ्रू आसमान की तरफ उड़ान भरते थे। अगर फिर से हम लोग अपने टाइमलाइन में वापस जाएं तो 200 सालों के क्रिश्चियन डोमिनेंस के बाद इस जगह पे तुर्क्स आते हैं, यानी ओटोमन एम्पायर, और वो 400 साल राज करते हैं। और उसके बाद जो होता है वो जूइश लोग कभी नहीं भुला सकते।